हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मयंक रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने क्या पढ़ा था? तो हमने हमारा जो जर्नी इनसाइड द एटम जो चैप्टर था केमिस्ट्री का वो हमने कंप्लीट किया था। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे कि जिसका नाम है एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर, यानी कि आपके जो मैटर है उसका एटॉमिक फाउंडेशन किस तरह का है। आपकी जो मैटर है उसमें जो एटम है उनका फाउंडेशन किस तरह का है, ठीक है, उनमें कौन कौन से रूल फॉलो होते हैं। तो वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो इस चैप्टर में भी हम देखेंगे। तो उसमें फर्स्ट हमको इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या बात की गई है बच्चों? तो यहाँ पर हमको ये बताया गया है कि जर्नी इनसाइड द एटम में, जर्नी इनसाइड द एटम में हमने अलग अलग मॉडल पढ़े। थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ा, रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ा, उसके बाद मोर मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा बच्चों? वैलेंसी पढ़ा। क्या पढ़ा? वैलेंसी पढ़ा। उसके बाद हमने अलग अलग एनर्जी शेल देखे, के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एम शेल। हम किस तरह से इलेक्ट्रॉन फील करेंगे, हम किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन किस तरह से फील करेंगे, बिल्डिंग ऑफ एटम्स हमने देखा, ठीक है। उसके बाद आइसोटॉप्स देखा और लास्ट हमारा आइसोबार्स। तो इतनी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में देखी है, ठीक है बच्चों, जर्नी इनसाइड द एटम में। तो यही बात की गई है आपको कि जर्नी इनसाइड द एटम में आपने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से फाउंड हुए, प्रोटॉन किस तरह से फाउंड हुए, न्यूट्रॉन को जे चैडविक जी ने फाउंड किया, जेम्स चैडविक जी ने, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या बोला गया है बच्चों? मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉट रिटेन्ड व्हेन दे फॉर्म अ कंपाउंड। यहाँ पर क्या बताया गया है बच्चों? जैसे कि एलिमेंट है आपके पास, जैसे कि आपके पास एलिमेंट है, वो जो एलिमेंट है वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। जो एलिमेंट है आपके पास वो मान लो कि एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और अटैच होने के बाद, अटैच होने के बाद जो एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो कंपाउंड फॉर्म करने के बाद, कंपाउंड फॉर्म करने के बाद क्या होगा बच्चों कि उनकी जो प्रॉपर्टीज थी, उनकी जो प्रॉपर्टीज थी पहले एज अ एलिमेंट, जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी अब नहीं रहेगी। कंपाउंड फॉर्म होने के बाद कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होगी वो अलग हो जाएगी। क्या होगा? अलग हो जाएगी। चलिए इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि बच्चों मान लो कि मेरे पास हाइड्रोजन है, मेरे पास हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन कौन से फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है। उसके बाद मेरे पास है ऑक्सीजन, वो भी गैसियस फॉर्म में है। उसके बाद मेरे पास जो बच्चों ऑक्सीजन है वो भी क्या है? मेरा गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में और ऑक्सीजन की गैसियस फॉर्म में रिएक्शन होती है और मुझे मिलता है H2O की जो लिक्विड फॉर्म में है, पानी। आपका जो पानी वो कौन से फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है बच्चों। चलो फिर से एक बार, आपके पास हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, उसकी रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ, वो भी गैसियस फॉर्म में है। पर दोनों जब मिल जाते हैं तो आपका जो पानी बन जाता है वो जनरली कौन से फॉर्म में रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है। कौन से फॉर्म में रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है। समझो बस, समझो बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? जैसे कि मान लो कि आपका जो हाइड्रोजन गैस है, आपका जो हाइड्रोजन गैस है वो कंबस्टिबल है। क्या है बच्चों? कंबस्टिबल है, यानी कि इट कैच द फायर। वो क्या करेगा? फायर को कैच कर लेगा। यानी कि जैसे अगर आपके पास हाइड्रोजन गैस है और जैसे फायर है तो वो तुरंत क्या करेगा? जलेगा, फायर हो जाएगा। इट कैच द फायर। यानी कि आपका जो हाइड्रोजन गैस है वो कौन सा गैस है? कंबस्टिबल गैस है। और वो क्या करता है? इट कैच द फायर। वो क्या करता है? जलता है। क्या करता है बच्चों? जलता है। कौन जलता है? आपका हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या है? आपका कंबस्टिबल गैस है और वो क्या करता है? जलता है। चलिए अब आती है ऑक्सीजन के पास। तो जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है? कंबशन में हेल्प करता है। जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है? कंबशन में हेल्प करता है, यानी कि हेल्प्स अदर सब्सटेंस टू बर्न। यानी कि आपका जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा? जलने में मदद करेगा। जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा? जलने में मदद करेगा। आपका जो हाइड्रोजन गैस है वो कंबस्टिबल गैस है और वो क्या करता है? फायर को कैच करता है। क्या करता है? फायर को कैच करता है। पर आपका जो ऑक्सीजन गैस है, आपका जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या करता है? जलने में मदद करता है। हेल्प्स अदर सब्सटेंस टू बर्न। यानी कि किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो नहीं जल पाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए फिर से एक बार, हाइड्रोजन जो गैस है वो जलता है
और ऑक्सीजन जो गैस है वो जलने में मदद करता है। पर वो दोनों जब मिल जाते हैं बच्चों, वो दोनों जब मिल जाते हैं बच्चों, तो तब क्या बनता है आपका? वाटर बनता है, पानी बनता है। अब आप सीधी सी बताओ कि जो पानी बनता है, जो पानी बनता है वो क्या करता है? आपको जलाता है या बुझाता है? आपका जो पानी बनता है वो क्या करता है? आपको जलाता है या फिर बुझाता है? तो वो क्या करता है? एक्सटिंग्विशेस फायर, यानी कि वो फायर को बुझाता है। वो फायर को क्या करेगा बच्चों? बुझाएगा। समझ आ रहा है बच्चों? आपके हाइड्रोजन एज एलिमेंट फॉर्म में था, ऑक्सीजन एज एलिमेंट फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में था। ठीक है, तो एक था वो क्या करता था? फायर करता था, कैच द फायर, जलता था। और दूसरा जो ऑक्सीजन है वो क्या करता था? जलने में मदद करता था। पर वो दोनों जब एक दूसरे के साथ मिल गए और कंपाउंड फॉर्म कर दिया, तो कंपाउंड फॉर्म करने के बाद क्या होगा बच्चों? वो क्या कर रहे हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स बना दिया लिक्विड फॉर्म में। और वो क्या कर रहा है? एक्सटिंग्विशेस द फायर। तो फायर को क्या कर रहा है? वो बुझा रहा है। जो आग लगी है उसको बुझाने में क्या करता है बच्चों? मदद करता है। क्या करता है बच्चों? मदद करता है। यानी कि ये जो आपका जो H2O है बच्चों, वो क्या है बच्चों? कंपाउंड है। वो क्या है बच्चों? आपका कंपाउंड है। आपका जो H2O है वो क्या है? आपका कंपाउंड है। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है आपको? यहाँ पर एलिमेंटल स्टेट में उनकी जो प्रॉपर्टीज थी, उनकी जो क्वालिटी थी वो अलग थी। आपको मदद करने वाले थे, आपको जलाने वाले थे। पर वो दोनों जब अटैच हो गए, उसके बाद आपको जो पानी मिला वो क्या कर रहा है? आपको बुझाता है। क्या करता है? आपको बुझाता है। ठीक है, चलो बच्चों, दूसरी बात ये है, जैसे कि मान लो किसी जगह पर आग लगी है बच्चों, जैसे मान लो कि यहाँ पर बच्चों आग लगी है। ठीक है, तो आग लगी है बच्चों, तो जब मान लो कि किसी जगह पर आग लगी है, तो आग लगी है तो वहां पर जैसे कि थोड़ी देर के बाद क्या आते हैं? ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर के साथ लोग आते हैं, फायर ब्रिगेडियर आता है। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि उनके पास जो इस तरह से पंप रहता है, उनके पास इस तरह से जो पंप रहता है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसके बाद एक पाउडर भी होता है, और उसके बाद बच्चों क्या होगा? उसके बाद बच्चों आपका वाटर मॉलिक्यूल होगा, H2O होगा। मतलब ये तीन चीजें होती है। आपको जो रेड कलर का जो फायर एक्सटिंग्विशर जो दिखाई देता है, फायर एक्सटिंग्विशर जो दिखाई देता है, उसके अंदर तीन चीजें होती है। एक होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद होता है पाउडर, और तीसरा जो होता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या करते हैं? जैसे कि किसी जगह पर फायर लगी है तो आप क्या करोगे? इसको पंप करोगे। तो जैसे ही पंप करोगे तो ये तीनों चीजें एक साथ बाहर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, पाउडर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। जो वाटर मॉलिक्यूल्स है बच्चों, वो क्या करेगा? टेम्परेचर लो करेगा। जहां पर भी आपकी आग लगी होगी वहां पर क्या करेगा? उस आग का टेम्परेचर है वो क्या करेगा? लो करेगा। आपका जो पाउडर है बच्चों, वो क्या करता है? तो वो जो मतलब आग की जो रिएक्शन होती है, मतलब आग में एक चैनल बनती है। आग में क्या बनता है बच्चों? यहाँ पर एक चैनल बनती है। कौन सी चैनल बनती है? तो ऑक्सीजन जो रहता है आपको जलने में मदद करता है, तो यहाँ पर एक चैन बनती है। तो उस चैन को तोड़ने का काम क्या करेगा? आपका पाउडर करेगा। क्या करेगा? उस चैन को तोड़ने का काम क्या करेगा बच्चों? पाउडर करेगा। तीसरा जो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? वो गैसेस फॉर्म में रहेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? आग के पास एक लेयर बना देगा। आग के पास क्या करेगा? एक लेयर बना देगा कि जिसकी मदद से जो ऑक्सीजन है वो आग को नहीं मिल पाएगा। जिसकी मदद से जो ऑक्सीजन है वो आपको नहीं मिल पाएगा। और अगर ऑक्सीजन आपको नहीं मिल पाएगा तो उसकी वजह से जो आग है वो धीरे धीरे क्या होगी? उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और धीरे धीरे वो बुझ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इन तीन चीजों का यूज होता है आपके फायर एक्सटिंग्विशर में। ठीक है बच्चों, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा होता है पाउडर, और तीसरा क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल। ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए है। जनरली कार्बन डाइऑक्साइड आपको यह माइंड में रखना है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करता है? को बुझाता है। किस तरह से बुझाता है? तो वो एक लेयर बना देता है आग की तरफ, आग के आसपास कॉर्नर में। ठीक है, वहां पर क्या बनेगा? एक लेयर बना देगा। जहां पर भी आग है वहां पर उसके आसपास एक लेयर बना देगा कि जिसकी मदद से जो ऑक्सीजन है वो उसको नहीं मिल पाएगा, और फाइनली क्या होगा? जो आग होगी वो बुझ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब तक हम क्या पढ़े? एक तो कंपाउंड के बारे में पढ़े कि एलिमेंटल स्टेट में जो एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है। जब वो कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या हो जाती है बच्चों? चेंज हो जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद हमने फायर एक्सटिंग्विशर देखा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, पाउडर और पानी होता है। तीनों का काम अलग है, पर जनरली आपको सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का काम याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है। ठीक है, चलिए अब बच्चों एक एक्टिविटी है
3-4 एक्टिविटी हमको करनी है, उस एक्टिविटी की मदद से हमको देखना है कि हमको क्या कंक्लूजन मिलता है। चलिए, फर्स्ट जो बट्टो एक्टिविटी है उसमें क्या है, आपके पास एक वेट बैलेंस है। आपके पास इस तरह से एक वेट बैलेंस है। उस वेट बैलेंस में बच्चों आप क्या करोगे, एक बीकर लोगे। आप क्या करोगे बच्चों, एक बीकर लोगे और बीकर में आप क्या ऐड कर रहे हो, यहाँ पर पानी ऐड कर रहे हो। ठीक है, बीकर में आप क्या कर रहे हो, पानी ऐड कर रहे हो। 50 ml आपने क्या कर दिया, पानी ऐड कर दिया। चलिए, तो यहाँ पर आप पानी ऐड करोगे, वेट बैलेंस पे रखोगे, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो वेट होगा वो क्या रहेगा, 50 ग्राम यहाँ पर दिखाएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद बच्चों आप क्या कर रहे हो, बाहर से आप क्या ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पर बच्चों आप कॉपर सल्फेट या फिर कोई भी सॉल्ट, मान लो कि 5 ग्राम आप कॉपर सल्फेट बाहर से ऐड कर रहे हो, तो टोटल क्या हो जाएगा, 55 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 55 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप कॉपर सल्फेट इसके अंदर ऐड करोगे तो ये भी क्या होगा, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर आपने क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट ऐड कर दिया। कॉपर सल्फेट ऐड कर दिया को धीरे धीरे जब आप उसको स्टर करोगे तो वो क्या हो जाएगा, घुल मिल जाएगा। और ये जो है वेट बैलेंस का जो आपको पहले 50 ग्राम दिखाई दिया था, वो भी कितना हो जाएगा, 55 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55 ग्राम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों की, यहाँ पर आपका जो मास है, वो क्या रहता है, कंजर्व होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो मास हो रहा है उसका क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है, कंजर्वेशन हो रहा है, यानी कि आपका जो मास है वो चेंज नहीं हो रहा है। आपका जो मास है वो अनचेंज्ड है। क्या है आपका, अनचेंज्ड है। ठीक है, चलो दूसरी एक्टिविटी क्या है बच्चों, आपके पास मान लो कि वेट बैलेंस है। ठीक है, ये वेट बैलेंस है। वेट बैलेंस पर आपने पहले क्या करा, तो आपने पहले एक पेपर का इस तरह से पीस रखा, उसका आपने कुछ वेट किया, तो मान लो कि आपको 5 ग्राम देखने को मिला। आपके पास एक कोरा कागज था, उस कोरे कागज को आपने वेट बैलेंस पे रखा, तो वहां पर जो वेट है वो कितना हुआ, 5 ग्राम हुआ। ठीक है, चलो मान लो कि उसी कागज के आप छोटे छोटे टुकड़े बना लो। ठीक है, छोटे छोटे 5 से 7 टुकड़े बना लो और उसके बाद उसको क्या करो, आप वेट बैलेंस पे रखो। तो तब भी क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो वेट रहेगा, जो मास रहेगा वो क्या रहेगा, 5 ग्राम रहेगा। कितना रहेगा, 5 ग्राम रहेगा। ठीक है, ठीक बच्चों, चलो फिर से समझते हैं। यहाँ पर मेरे पास बीकर था, बीकर के अंदर मैंने पानी डाला। पानी जो था वो 50 ml था। उसके बाद उसके अंदर मैंने क्या डाला, 5 ग्राम कॉपर सल्फेट ऐड किया। तो जब मैंने उसको डिसॉल्व कर दिया तो उसके बाद ये जो वेट हो गया, मतलब 50 + 5 मतलब कितना हो गया, 55 ग्राम हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मास हो रहा है। ठीक है, जो मास है वो अनचेंज है, फिजिकल चेंज है। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, मेरे पास एक पेपर था, पेपर का टुकड़ा था, उस पेपर के टुकड़ों को मैंने यहाँ पे वेट बैलेंस में वेट किया तो 5 ग्राम मिला। उसके बाद मैंने उसी के 6 से 7 टुकड़े कर दिए और उनका जब वेट किया तो उतना ही मिला। कितना बोला, 5 ग्राम मिला। कितना मिला, 5 ग्राम मिला। तो इन दोनों एक्टिविटी में बच्चों क्या हो रहा है, मेरा कंजर्वेशन ऑफ मास हो रहा है। मास का क्या हो रहा है, कंजर्वेशन हो रहा है, मास कंजर्व हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो कंजर्वेशन ऑफ मास यही है कि आपका जो मास होता है उसका कंजर्वेशन होता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है बच्चों, चलो समझो। यहाँ पर बच्चों आपको ये होगा कि सर आपने ये ml है, ये जो 50 ml है सर, ये तो 50 ml है, तो आपने ग्राम में कैसे ऐड कर दिया, क्योंकि बच्चों ये जो है ml वो क्या है, आपकी डेंसिटी। जैसे कि देखो, जो वाटर होता है तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो जनरली 1 रहती है, जनरली मतलब 1 ही रहती है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम। जैसे कि डेंसिटी 1 है आपकी, इसका मास अगर मुझे मान लो फाउंड करना है, तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम कितना है, 50 ml। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 50 × 1, यानी कि क्या हो जाएगा, 50 ग्राम। क्या हो जाएगा, 50 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डेंसिटी 1 की होने की वजह से डायरेक्ट में एडिशन करके यहाँ पर कर दिया है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। अब तक हमने 2 एक्टिविटी देखी, उन दोनों एक्टिविटी में हमने क्या देखा, कंजर्वेशन ऑफ मास देखा। ठीक है बच्चों, चलिए और एक एक्टिविटी है, वो 2 एक्टिविटी को समझते हैं। अब जो बच्चों आप एक्टिविटी पढ़ रहे हो वो एक्टिविटी क्लास 10 में भी है।
वहां पर एक्टिविटी और वहां पर प्रैक्टिकल के हिसाब से आपको दी गई है। पहले उस एक्टिविटी का जो जनरल फॉर्मूला है वो देख लेते हैं बच्चों एक बार। जैसे कि मान लो बच्चों आपके पास मान लो कि कोई भी एसिड रहता है, कोई भी एसिड रहता है, जब उसके अंदर आप बेकिंग सोडा या वॉशिंग सोडा, अभी हमको बेकिंग सोडा दिया है तो बेकिंग सोडा लिखते हैं। जब आप उसमें बेकिंग सोडा ऐड करते हो तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस तरह से बच्चों, जैसे कि किसी भी एसिड में आप बेकिंग सोडा ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से 3 सब्सटेंस मिलेंगे। ठीक, चलो यहाँ पर बच्चों एक्टिविटी में हमने क्या किया है कि एक्टिविटी का जो नंबर रहेगा बच्चों वो रहेगा, एक्सपेरिमेंट सेटअप 1 एक्टिविटी 9.2 है। आपकी एक्टिविटी जो है 9.2 है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या कर रहे हो बच्चों, यहाँ पर आपने क्या कर दिया, एक बीकर लिया है, एक बीकर लिया है, बीकर के अंदर आपने एसिड में लिया है आपने विनेगर। क्या लिया है आपने, विनेगर लिया है। और जो विनेगर लिया है बच्चों वो लिया है आपने 20 ml लिया है। आपने जो विनेगर लिया है बच्चों वो कितना लिया है, 20 ml लिया है। ठीक है बच्चों, चलो उसके बाद बच्चों आपने क्या किया, बाहर से 2 ग्राम क्या किया बच्चों, बेकिंग सोडा ऐड किया। यहाँ पर मैंने बाहर से लिखा है, आपकी बुक में ये दिया है कि आप क्या करो, एक आप इस तरह से बलून लो, उस बलून में क्या करो आप 2 ग्राम बेकिंग सोडा ऐड करो और उसके बाद उसको इससे यहाँ से ऐड करो। ठीक है, इस तरह से आपको दिया गया है। चलो अब यहाँ पर बच्चों 20 ml आपका विनेगर है, 20 ml आपका विनेगर है और जो 2 ग्राम है आपका क्या है, बेकिंग सोडा है। तो दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पर जो टोटल वेट होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, 22 ग्राम होना चाहिए, पर उतना नहीं होता। ये जो वेट है वो 22 ग्राम नहीं होता। ठीक है, तो क्यों नहीं होता, सीधी सी बात है, आपने पहले 20 ml विनेगर ऐड किया, उसके बाद 2 ग्राम को बेकिंग सोडा ऐड किया, तो आपका जो वेट है वो 22 ग्राम होना चाहिए, पर यहाँ पर उतना नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर बच्चों देखो जो सॉल्ट है वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, जो वाटर है वो भी लिक्विड फॉर्म में रहेगा। यानी कि ये दोनों फॉर्म होने के बाद यहाँ पर ही आपको मिलेंगे, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैसियस फॉर्म में रहता है। क्या रहता है, गैसियस फॉर्म में रहता है। तो इसकी वजह से ये क्या, उसका क्या हो जाएगा, यहाँ से इवापोरेशन हो जाएगा, मतलब यहाँ से निकल जाएगा। वो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो आपका जो बीकर है, ठीक है, उसके नोजल से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। बीकर के यहाँ से क्या होगा, वो इवापोरेट हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो गैस था वो निकल जा रहा है। उसकी वजह से यहाँ पर आपको जो जो वेट मिलना चाहिए, 22 ग्राम मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हो तो गैसेस फॉर्म में है, तो वो क्या होगा, इजीली वहां से निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए सब यहाँ पर बच्चों जो मेरा विनेगर है उसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH। जो बेकिंग सोडा है उसका होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इन दोनों की जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा बच्चों, NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर मुझे NaCl सॉल्ट मिलता है। क्या मिलता है, NaCl सॉल्ट मिलता है। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है। यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या हो रहा है, यहाँ से मतलब निकल जा रहा है, इवापोरेट हो रहा है। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ समझो इस बात को। इसी एक्टिविटी को मैं दूसरी तरह करता हूँ। चलो किस तरह करता हूँ समझो इस बात को। यहाँ पर मेरे पास बीकर है, यहाँ पर मेरे पास वेट बैलेंस है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पर मैंने बलून लगा दिया है। क्या कर दिया है, बलून लगा दिया है। चलिए ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या लिया, 20 ml विनेगर लिया। 20 ml क्या कर लिया है बच्चों,
20 ml विनेगर लिया है। चलिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, बलून को मैंने यहाँ पर फिट कर दिया है। बलून को मैंने यहाँ पर फिट कर दिया है और फिट करने के बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरे पास था कॉपर, सॉरी, यहाँ पर मेरे था बेकिंग सोडा, यहाँ पर मेरे पास था बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा कितना था, 2 ग्राम था। और उसी 2 ग्राम बेकिंग सोडा को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ऐड कर दिया। क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों, अब समझो क्या होगा। तो जैसे बेकिंग सोडा में विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड के अंदर, इसको एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं। ठीक, चलिए, तो जैसे ही विनेगर के अंदर में बेकिंग सोडा ऐड करूंगा तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा आपका, सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर फॉर्म होगा। और दूसरा क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, यहाँ से इवोपरेट होने का ट्राई आएगा, पर इवोपरेट होते होते वो तो क्या है, यहाँ पर बलून में रह जाएगा, बलून के अंदर क्या हो जाएगा, रह जाएगा। तो इसी वजह से वो वहां से निकल नहीं पाएगा, इसी वजह से वहां से वो निकल नहीं पाएगा। और आपका जो वेट होगा, यहाँ पर जब आप वेट बैलेंस में वेट देखोगे तो आपको कितना मिलेगा बच्चों, 22 ग्राम मिलेगा। कितना मिलेगा, 22 ग्राम मिलेगा। ठीक है, क्यों मिलेगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने जो एक्टिविटी करी वहां पर बलून को बीकर पे फिट नहीं किया था, पर यहाँ पर हमने क्या कर दिया, बलून को बीकर में फिट कर दिया। तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड पहले यहाँ से निकल जा रहा था उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कंजर्व कर दिया, उसका मास भी क्या कर दिया, कंजर्व कर लिया। मतलब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का मास का भी क्या हो गया, कंजर्वेशन हो गया। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हो गया, मुझे वो चीज मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, एज इट इज यहाँ पर वेट में मुझे वो चीज मिलेगी और यहाँ पर 22 ग्राम मेरा मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, किस तरह से मिलेगा, तो बलून को लगाने से मिलेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों यहाँ पर हमको एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास दिया गया है, जिसमें हमको क्या बुलाया गया है कि मैटर कांट, जो मैटर है आपकी, ना तो डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है, ना तो डिस्ट्रॉय होती है, ना फिर क्या होता है उसका उसका जनरेशन होता है। आपकी जो मैटर है उसका ना डिस्ट्रॉय होता है, ना फिर क्या होता है, जनरेशन होता है। ठीक है, ठीक है, इन दोनों एक्टिविटी के बाद हमको दिया गया है। ठीक है, कि आपकी जो मैटर होती है कि ना वो डिस्ट्रॉय होगी, ना उसका क्या होगा, ना वो जनरेट होगी। और मैटर कांट बी डिस्ट्रॉय नॉर जनरेट। ठीक है, ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर पाओगे, ना उसको जनरेट कर पाओगे। इसी लॉ को हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने क्या करा बच्चों, ये एक्टिविटी करी। ठीक है, जिसमें हमने क्या लिया, एसिड लिया। एसिड के अंदर क्या ऐड किया हमने, बेकिंग सोडा ऐड किया। बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद हमका क्या, 3 चीजें फॉर्म हो रही, एक सॉल्ट फॉर्म होगा, उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल्स, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है वो पहली एक्टिविटी में इवोपरेट हो जाता था, दूसरी एक्टिविटी में हमने क्या कर दिया, जो बलून था वो लगा दिया। तो बलून की वजह से यहाँ पर वो जब रिलीज होगा तो यहाँ से क्या होगा, वो बलून जो है वो आपका क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। जो बलून है वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से उसकी जो वॉल्यूम रहेगा वो बढ़ जाएगा, पर बावजूद उसका जो मास है वो यहाँ पर कंजर्व हो जाएगा, यानी कि 22 ग्राम मिलेगा। ठीक है बच्चों, और ये जो बच्चों रिएक्शन लिखी है वो आपके क्लास 10 की बुक में दी गई है। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा ध्यान में रखना, बाकी रिएक्शन आपको कहीं भी पूछी नहीं जाएगी, पर उसके बावजूद अगर पूछी भी जाए तो आपको आना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है। वैसे भी ये रिएक्शन आप क्लास 10 में पढ़ोगे। चलिए बच्चों, और एक एक्टिविटी है बच्चों, वो भी देख लेते हैं। लास्ट है, मतलब लास्ट तो नहीं है, इस लेक्चर की लास्ट एक्टिविटी है, वो देख लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, एक्टिविटी में क्या है बच्चों, तो यहाँ पर आपको 2 बीकर लेने, ए एंड बी, और एक में आपका सोडियम सल्फेट। चलिए, आपके पास बच्चों यहाँ पर 2 बीकर है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों आपके पास 2 बीकर है और यहाँ पर आपके पास है वेट बैलेंस। ठीक, यहाँ पर आपके पास है वेट बैलेंस। एक बीकर में बच्चों आपने दिया है सोडियम सल्फेट, एक बीकर में लिया है आपने सोडियम सल्फेट और दूसरे बीकर में लिया है आपने बेरियम क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर मान लो कि आपने आपके जो 2 बीकर है, इस बीकर का ग्राम 2 ग्राम है, इस बीकर का ग्राम 2 ग्राम है। तो उसके बाद इसके अंदर आपने जो ऐड किया है सोडियम सल्फेट वो 20 ml ऐड किया है,
इसमें भी मान लो 20 ml ऐड किया है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 44 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या कर रहे हैं हम बच्चों, तो ये जो बेरियम क्लोराइड है, ये जो बेरियम क्लोराइड है उसको हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, मतलब सारा का सारा जो बेरियम क्लोराइड है उसके अंदर ऐड कर देंगे। बीकर यहाँ पर ही रखेंगे और ये जो ए वाला बीकर है वो भी यहाँ पर ही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जैसे कि सोडियम सल्फेट है आपके पास, जैसे कि सोडियम सल्फेट है, उसके अंदर जैसे आप बेरियम क्लोराइड ऐड करते हो, तुरंत क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या फॉर्म होगा आपका, बेरियम सल्फेट। ठीक है, बेरियम सल्फेट प्लस बेरियम और सल्फेट आ गया, उसके बाद क्या होगा आपका NaCl, 2NaCl। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जो बेरियम सल्फेट होगा, तो बेरियम सल्फेट होगा उसका जो होगा वो क्या होगा, व्हाइट पीपीटी होंगे। आपको बेरियम सल्फेट के क्या मिलेंगे, व्हाइट पीपीटी मिलेंगे, प्रेसिपिटेट मिलेंगे। ठीक है, इनसॉल्युबल इन दी वाटर या फिर इनसॉल्युबल इन दी सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है आपसे इस एक्टिविटी में हमने क्या किया। मेरे पास एक बीकर में सोडियम सल्फेट था 20 ml, मेरे पास यहाँ पर बेरियम क्लोराइड था बी वाले बीकर में, उसका मैंने वेट कर लिया 44 ग्राम हो। उसके बाद मैंने बी वाला सारा सॉल्यूशन ए में डाल दिया और यहाँ पर ही रखा। उसके बावजूद भी मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर जो वेट है वो कितना मिलेगा, 44 ग्राम ही मिलेगा, 44 ग्राम ही मिलेगा। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मास हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मास हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, सोडियम सल्फेट में जब बेरियम क्लोराइड ऐड कर दे तो वहाँ पर बेरियम सल्फेट जो बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है वो किस तरह से पता लगेगा, जैसे ही हम बेरियम क्लोराइड को ऐड करेंगे तो यहाँ पर तुरंत पीपीटी फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, व्हाइट पीपीटी मिलेगा और उसके बाद क्या होगा, आपका सोडियम जो क्लोराइड रहेगा वो नीचे की ओर रह जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको, जो सोडियम क्लोराइड है वो सॉल्ट है। क्लियर बच्चों, तो आज बच्चों हमने क्या क्या देखा, तो अलग अलग एक्टिविटी देखी। अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से हमने ये देखा कि कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन हो या फिर फिजिकल रिएक्शन हो तो वहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। आपका जो मास होगा उसका कंजर्वेशन होगा और वो जो मास रहेगा वो क्या रहेगा, रिएक्शन के पहले जितना था, किसी भी रिएक्शन के पहले जितना था वही क्या रहेगा, रिएक्शन के बाद भी मास जो रहेगा वो क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। उसका क्या होगा बच्चों, कंजर्वेशन होगा। क्या होगा बच्चों, कंजर्वेशन होगा। ठीक है बच्चों, तो आगे का जो एग्जाम्पल है कंजर्वेशन ऑफ मास का वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक शुक्रिया, अलविदा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा मुझे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।